नमस्कार दोस्तों, मैं डीपीएन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जोहार एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक नए विषय की क्लास की शुरुआत में कर रहा हूं, जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मैं पढ़ाऊंगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो मुख्य परीक्षा का जो आपका विषय है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या सिलेबस में आएगा, थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कस कर लें बेटा। देखिए, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, संरचना और पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, ये आपसे पूछा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना क्या है, संरचना पारिस्थितिक तंत्र की कैसी है और पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, ये आपके सिलेबस का अंग है। इसके बाद दूसरा पार्ट है बेटा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में दो बातें सामने आती हैं, एक नवीकरणीय संसाधन के बारे में पूछा जाएगा और एक अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर जो तीसरा पार्ट है उसमें वातावरण का संरक्षण, जो वातावरण का संरक्षण है उसमें इन सीटू और एक्स सीटू यानी स्वस्थाने और परास्थाने जो संरक्षण होता है, उस संरक्षण के बारे में हमें पढ़ना है। चौथा टॉपिक है उसमें हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जिसे बोला जाता है, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर जो अगला टॉपिक है आपका जो इस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में, वह है ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इन अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है जैव विविधता। जैव विविधता की संकल्पना, तप्त स्थल, जैव विविधता के खतरे और वैश्विक वातावरणीय मुद्दों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वातावरण के मुद्दों के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक तापन हो गया, ओजोन परत का अवक्षय हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, वातावरणीय कानून, वातावरण एक्ट, जो वातावरणीय कानून बना है, जो वातावरण एक्ट बना है, वातावरण सुरक्षा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के बारे में जो एक्ट लाया गया उसके बारे में पढ़ना है। जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के बारे में जो एक्ट लाया गया उसके बारे में पढ़ना है और वन संरक्षण एक्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया, जो मुख्य परीक्षा में आप लोगों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे वातावरणीय विज्ञान के रूप में इसे जाना जाएगा। जो समूह डी है, उस वातावरणीय डी जो वातावरणीय जो विज्ञान है समूह डी का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, संरचना और पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इस पारिस्थितिक तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परितंत्र कहा जाता है। अब परितंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये मेरा कमरा है, इस कमरे में जीवधारी भी हैं, जो जीव सजीव भी हैं और निर्जीव वस्तुएं भी हैं। कहने का मतलब ये है कि दो तरह के घटक इस पूरे कमरे में पाए जाते हैं, मौजूद हैं। एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। जैविक घटक के रूप में हम लोग अपने आप को रख लेते हैं और अजैविक घटक के रूप में प्रकाश को रख दिया जाए, मृदा को रख दिया जाए, जो यहां हम सांस ले रहे हैं, जो वायु, उसको रख दिया जाए। तो पारिस्थितिकी की जो सबसे छोटी इकाई परितंत्र होती है। परितंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच में एक अंतर संबंध होता है और साथ ही साथ दोनों के बीच में हम ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन करते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जैविक अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के साथ साथ हम लोग ऊर्जा प्रवाह का भी अध्ययन करें, तो उसे परितंत्र के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस परितंत्र के बारे में, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एजी टेंसले।
एजी टेंसले ने सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। परितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था और एजी टेंसले के अनुसार यह कहा गया कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित होता है और साथ ही साथ जैविक अजैविक घटक के बीच में जो ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है परितंत्र। इसके बाद बेटा परितंत्र पर एक किताब लिखी गई थी जिसे फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी जो है ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपी ओडम। ओपी ओडम ने फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी में सबसे पहले परितंत्र की व्याख्या किया था। तो जो ये परितंत्र की जो उन्होंने व्याख्या किया था ओपी ओडम ने, इसी आधार पर ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम या परितंत्र का पिता इसे कहा जाता है, ओपी ओडम को। ओपी ओडम ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी में इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी। यहां तक बात क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई जो है परितंत्र है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। और मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। तो इकोसिस्टम क्या कहता है कि जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध और उनके बीच होने वाले ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन को परितंत्र कहा जाता है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध और उनके बीच होने वाले ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन को हम लोग परितंत्र कहते हैं। और परितंत्र की यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने किया था। अगर आपसे प्रश्न आता है कि शब्द का प्रयोग, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टेंसले ने किया था। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एजी टेंसले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एजी टेंसले, इन्होंने कहा है कि इट इज अ सिस्टम फ्रॉम बाय इंटरेक्टिंग बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। एजी टेंसले ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतर संबंध स्थापित होता है। अब फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोसिस्टम ओपी ओडम को कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। इस फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी में इन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम की व्याख्या की थी। इसके बाद बेटा ये मान लीजिए कि एक पारिस्थितिक प्रदेश है, मैंने एक बनाने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए जलीय परितंत्र है, ये पहाड़ है, ये स्थलीय परितंत्र है। अब देखिए इस पूरे के पूरे पारिस्थितिक प्रदेश में सूर्य की रोशनी है, मृदा है, पहाड़ है, वृक्ष है, कीट हैं, एनिमल है, ट्री है, जल में प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लैंकटन, फिश, रॉटिंग लॉक्स, फंगस, ये सब पाए जाते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ये सभी के सभी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पाए जाएं। बायोटिक का मतलब क्या हुआ? बायोटिक का मतलब होता है प्लांट, एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक कंपोनेंट बोले जाते हैं बेटा। और यदि आपसे अबायोटिक कंपोनेंट पूछा जाए, अबायोटिक कंपोनेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट में आप लिख सकते हैं लाइट, एयर, वाटर, सॉयल, एटसेट्रा। तो ये होता है अबायोटिक कंपोनेंट और ये होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट देखिए दोनों यहां मौजूद हैं और सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं बेटा। बिना अबायोटिक के बायोटिक का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना बायोटिक के अबायोटिक का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी दोनों के बीच में एक अंतर संबंध है। दोनों से क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह निर्धारित होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग पारिस्थितिक प्रदेश या परितंत्र के रूप में जानते हैं बेटा। अब देखिए परितंत्र का जो क्षेत्र विस्तार है, परितंत्र का जो क्षेत्र विस्तार है बेटा, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है माइक्रो इकोसिस्टम,
एक को कहा जाता है मेसो इकोसिस्टम और एक को कहा जाता है मैक्रो इकोसिस्टम। तो देखिए 3 प्रकार के आपके इकोसिस्टम है, एक माइक्रो है, एक मेसो है और एक मैक्रो है। तो तीनों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी समुद्र पर पड़ती है, तो समुद्र पर जब पड़ता है सूर्य का रोशनी, तो समुद्र से क्या होता है, समुद्र का जल गर्म होता है, तो गर्म होकर वो इवापोरेट होता है, वाष्प बनकर वो जाके एक वायुमंडल में जाके वाष्प बनकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, संघनित हो जाता है। और संघनन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि वो जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता है। ध्यान देना, तो जो जल की बूंदों के रूप में जब गिरता है तो उस बूंद में पानी होता है जब नीचे गिरता है। तो जब वातावरण में आता है, जब हमारे वायुमंडल में आता है, तो उस जल की बूंदों में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, उस जल की बूंदों में लवणता आ जाती है, उस जल की बूंद में कुछ रसायन प्रवेश कर जाते हैं, उस जल की बूंद में आप कुछ तापमान निर्धारित हो जाता है। तो सोचिए कि एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी जल की बूंद है, उस जल की बूंदों में बैक्टीरिया भी है, लाइट भी है, लवणता भी है, तापमान भी है और रसायन भी है। तो उस जल की बूंद को भी एक परितंत्र कहा जा सकता है, उतने छोटे हिस्से को भी एक परितंत्र कह सकते हैं। तो जब हम इतने सूक्ष्म रूप में जब हम परितंत्रों का अध्ययन करते हैं तो उसे माइक्रो इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ की शाखा पर अगर कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो वो चिड़िया जो है बेटा, जो पेड़ की शाखा पर बैठी है, उस पेड़ की शाखा से ही भोजन प्राप्त करती है और उस पेड़ की शाखा से ही आश्रय प्राप्त करती है। तो उस चिड़िया का जो परितंत्र, उस चिड़िया का घर कौन सा हुआ? उसकी शाखा हुई। तो वो एक सूक्ष्म परितंत्र कहलाएगा, यानी कि उस वृक्ष पर ही वो अपना आश्रय प्राप्त करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है, तो इसलिए उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोसिस्टम। तो माइक्रो इकोसिस्टम जो होता है वो इसी तरह के स्वरूप होते हैं जैसे सूक्ष्म परितंत्र के रूप में जाने जाते हैं। 2 उदाहरण मैंने एक जल की बूंद के रूप में दिया और एक पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी जो बैठता है, जो उस पर भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरा होता है बेटा मेसो इकोसिस्टम। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में असंख्य जीव होंगे। अब उस तालाब में कैसे कैसे जीव होंगे? तैरती हुई मछली होंगी, मछलियों में भी हो सकता है कुछ बड़ी मछली हो, कुछ छोटी मछली हो। पादप प्लवक होंगे जिसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। पादप प्लवक को खाने वाले जू प्लैंक्टॉन्स पाए जाएंगे, जंतु प्लवक पाए जाएंगे। उसके साथ साथ बेटा उसमें केकड़ा होगा, उसमें सीपी होगी, उसमें कमल का फूल होगा। तालाब के चारों तरफ झाड़ियां पाई जाएंगी। तो जब हमें इस तरीके के तालाब का एक घर दिखाई दे, तालाब में इस तरीके का सिस्टम दिखाई दे जिसमें जीवधारी कुछ इस प्रकार से रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है बेटा मेसो इकोसिस्टम। मान लो एक तालाब है और उस तालाब में कई छोटे छोटे असंख्य जीव हैं, तैरता हुआ मछली, केकड़ा, शैवाल, सीप, कमल और तालाब के किनारे जो झाड़ियां हैं। तो जब ऐसा कोई परितंत्र देखने को मिले तो ऐसे परितंत्र को बोला जाता है बेटा मेसो इकोसिस्टम। ऐसे परितंत्र को मेसो इकोसिस्टम बोलते हैं। ये माइक्रो इकोसिस्टम से बड़ा सिस्टम होता है। तीसरा होता है बेटा मैक्रो इकोसिस्टम। तो मैक्रो इकोसिस्टम कैसा होगा इसको थोड़ा जान लीजिए। मैक्रो इकोसिस्टम जो होता है ये संपूर्ण वन प्रदेश की इसमें बात की जाती है, मतलब संपूर्ण फॉरेस्ट लैंड की बात की जाती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण पृथ्वी को इसमें ले सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर आप देखिए बहुत सारे जीवधारी हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है बेटा। तो संपूर्ण पृथ्वी को इसमें ले सकते हैं, संपूर्ण वन प्रदेश को आप ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम को ले सकते हैं। तो यह सबसे बृहद परितंत्र होता है, इसे बेटा मैक्रो इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है।
तो परितंत्र का जो क्षेत्र विस्तार है वो 3 प्रकार का है बेटा। एक है माइक्रो इकोसिस्टम, मेसो इकोसिस्टम और मैक्रो इकोसिस्टम। तो जो माइक्रो इकोसिस्टम होता है, जल की एक बूंद है जिसमें सूक्ष्म जीव, लवण तथा विशिष्ट रसायन के साथ साथ तापमान आदि उपस्थित हों, तो ऐसे इकोसिस्टम को माइक्रो इकोसिस्टम कहा जाता है। एक और उदाहरण मैंने आपको बताया कि पेड़ की डाली है, उस डाली पर बैठा हुआ पक्षी उस डाली पर भोजन और आश्रय दोनों प्राप्त करता है, तो इस तरह का इकोसिस्टम भी माइक्रो इकोसिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में बोला जाएगा। मेसो इकोसिस्टम जो होता है, मान लो कि एक तालाब है, उस तालाब में कई असंख्य छोटे छोटे जीव हैं, तैरती हुई मछली, केकड़ा, शैवाल, कमल, सीप, किनारों पर झाड़ियां इत्यादि हैं, तो इस तरह का इकोसिस्टम आपको मेसो इकोसिस्टम कहलाएगा। तीसरा है मैक्रो इकोसिस्टम, संपूर्ण वन प्रदेश की बात आती है इसमें, या फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं, या संपूर्ण पृथ्वी को ले सकते हैं इसके अंतर्गत। तो जब इस तरह का कोई परितंत्र देखने को मिले तो उसे मैक्रो इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं परितंत्र का क्षेत्र विस्तार जो है यह 3 प्रकार का होता है, माइक्रो, मेसो और मैक्रो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा जो हमारा इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, मतलब परितंत्रों के घटक की, तो एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि ये अजैविक घटक या जैविक घटक होते क्या हैं। तो देखो बेटा, अगर अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो ओडम एक साइंटिस्ट थे, तो ओडम के अनुसार जो अजैविक घटक और जैविक घटक में जो बांटा गया है, तो उन्होंने अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु को रखा है, ऊर्जा को रखा है, खनिज संसाधनों को रखा है, रसायन को रखा है, ऊंचाई को रखा है, मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत बेटा आते हैं। और जो जैविक घटक होते हैं यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जैविक घटक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। समझिएगा, स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और परपोषी को इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप, स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है, तो स्वपोषी और परपोषी में बहुत सा अंतर होता है। स्वपोषी ऐसे जीवधारियों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्लांट्स इसका उदाहरण है। तो कहा जा सकता है कि प्लांट्स प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। जो पादप होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए पादपों को स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आ गया। अब ये जो स्वपोषी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव। और एक होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी रसायनों की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, तो उसे बोला जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी रसायन संश्लेषी स्वपोषी बोलते हैं। तो 2 प्रकार के आपके जीवधारी मिल गए, एक होता है प्रकाश स्वपोषी और एक होता है रसायन स्वपोषी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है और एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। और जो रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहा जाता है। अब देखिए, दूसरा होता है आपका परपोषी। तो परपोषी क्या करता है, स्वपोषी द्वारा बने हुए भोजन को वो ग्रहण करता है बेटा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे एनिमल्स हो गए, कवक हो गया, मानव हो गया, तो हम सब क्या हैं, हम सब परपोषी हैं। वी आर हेट्रोट्रॉप्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड मटेरियल्स। हम लोग भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें बेटा परपोषी के नाम से जाना जाता है।
अगर हम परपोषी की बात कर रहे हैं तो परपोषी के रूप में इस पृथ्वी पर दो तरह के जीवधारी होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है मैक्रो कंज्यूमर्स, एक को क्या कहते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, और एक को कहा जाता है माइक्रो कंज्यूमर्स। आई बात समझ में? एक को कहते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स और एक को कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। तो जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं इनके अंतर्गत बेटा हर्बीवोर्स आता है, कार्निवोर्स आता है, ऑमनीवोर्स आता है, डेट्रीवोर्स आता है, स्कैवेंजर्स आते हैं और सैंग्निवोर्स बोला जाता है, ये आते हैं। तो जो हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया, ऑमनीवोर्स हो गया, डेट्रीवोर्स हो गया, स्कैवेंजर्स हो गए, सैंग्विनीवोर्स हो गए, इनको कहा क्या जाता है? तो देखिए जो हर्बीवोर्स होता है ये शाकाहारी होते हैं। हर्बीवोर्स को हिंदी में शाकाहारी बोला जाता है, यानी कि जो अपना भोजन पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, जिनका भोजन पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा हिरण हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गए, ये आपके हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी, यानी ऐसे जीव जो मांस के ऊपर, मांसाहारी जीवों मतलब सिर्फ मांस उनका भोजन होता है, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। अब ये जो कार्निवोर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मैक्रो कंज्यूमर्स में जो हर्बीवोर्स बताया हूं, जो शाकाहारी, इन्हें बेटा प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो पादप होता है, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा, प्लांट्स हमेशा उत्पादक होते हैं, स्वपोषी जो होते हैं हमेशा उत्पादक होते हैं। अब क्या है कि शाकाहारी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। और जो कार्निवोर्स है ये दो भागों में बटा है, एक है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और एक है टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्शियरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है उच्च मांसाहारी। जो पोषण स्तर का सबसे उच्च स्तर होता है उसी को बोला जाता है उच्च मांसाहारी के रूप में। आई बात समझ में? तो हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स हो गया। कार्निवोर्स उसे कहते हैं जो मांसाहारी जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और एक को कहा जाता है टर्शियरी कंज्यूमर्स या उच्च मांसाहारी। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो होते हैं सियार, लकड़बग्घा, आपका ये क्या कहते हैं भेड़िया, ये सब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत जो होते हैं उच्च मांसाहारी होते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, मोर हो गया, आपका बाज हो गया। ये सब क्या है? ये सब तृतीयक उपभोक्ता है, उच्च मांसाहारी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इसके बाद बेटा आपका ऑमनीवोर्स आता है। ऑमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, मतलब ऐसे जीवधारी जो शाकाहारी भी खाते हो और मांसाहारी भी खाते हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मानव है। मानव जो है शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, तो इन्हें बोला जाता है, मानव को सर्वाहारी या ऑमनीवोर्स बोलते हैं। कुत्ता ले लीजिए, कुत्ता को दूध पिलाई तो दूध पी लेगा, रोटी खिलाई तो रोटी खा लेगा, मांस खिलाइए तो मांस खा लेगा। तो मानव के साथ जो दूसरा है वो कुत्ता है। तो कुत्ता और मानव ये जो दोनों होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सर्वाहारी यानी ऑमनीवोर्स के अंतर्गत आते हैं बेटा। इसके बाद हमने स्कैवेंजर्स के बारे में बोला। स्कैवेंजर्स ऐसे जीव होते हैं जिन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी का मतलब ये होता है कि मृत जैविक अवशेषों को भोजन के रूप में उपयोग करना। मृत जैविक अवशेषों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसका एक बड़ा ही शानदार उदाहरण है गिद्ध। गिद्ध जो है, ये गिद्ध जो होते हैं ये मृत जैविक अवशेषों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, इसीलिए गिद्ध को ना स्कैवेंजर्स कहा जाता है। और बेटा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिद्ध की प्रजातियां दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो याद रखना बच्चों,
कि गिद्ध की जो प्रजातियां दिन प्रतिदिन जो कम होती जा रही हैं, उसके पीछे कारण एक मेडिसिन है, एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। जब किसी पशु के पेट में दर्द होता है तो ये डाइक्लोफेनेक दवा दे दिया जाता है। तो जब तक पशु जीवित रहता है तब तक तो ठीक है, दर्द से आराम दे देगा, लेकिन मरने के बाद वो डाइक्लोफेनेक दवा का जो पार्ट होता है बॉडी में रह जाता है और पूरा का पूरा बॉडी पॉइजनस हो जाता है। तो उसको खाने के बाद गिद्ध जो होता है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो डाइक्लोफेनेक दवा जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। तो स्कैवेंजर्स क्या है? जो मृत जैविक अवशेषों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में गिद्ध को कहा जाता है। इसके बाद बेटा डेट्रीवोर्स है, जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स को हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक ये ऐसे जीव होते हैं जो कूड़ा करकट होता है, उन कूड़ा करकट को खाकर छोटे छोटे जैविक खंडों के रूप में बांट देते हैं। तो जो डेट्रीवोर्स होते हैं, अपमार्जक कहे जाते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो कूड़ा करकट को खाकर छोटे छोटे जीवधारियों में या छोटे छोटे खंडों में इसे बांट देते हैं। इसके अंतर्गत बेटा काकरोच आता है, केंचुआ आता है, ये सब इसके डेट्रीवोर्स या अपमार्जक के उदाहरण हैं। सैंगुनिवोर्स का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो किसी जीवधारी के शरीर में रहते हैं और उस जीवधारी के रक्त को चूसते हैं। मतलब कि उसी जीव के शरीर में रहेंगे भी और उसी जीव के शरीर के रक्त को चूसेंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण आप सबको पता है जूं, बाल में जो जूं पाया जाता है। तो बाल के जो जूं होते हैं ये सैंग्विनिवोर्स के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो ये होता है बेटा मैक्रो कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर्स के अंतर्गत जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, डेट्रीवोर्स और सैंग्विनिवोर्स बताया, ये आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बेटा जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं, उसके अंतर्गत अपघटक को रखा जाता है, डीकंपोजर्स को रखा जाता है। डीकंपोजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैप्रोट्रॉप्स होता है और एक ऑस्मोट्रॉप्स होता है। तो डीकंपोजर्स का मतलब क्या होता है? यह विभिन्न मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं उनको विघटित करके उनको मूल रसायनों में परिवर्तित कर देते हैं बेटा, और उस विघटन से प्राप्त जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो जो विघटन से प्राप्त जो रासायनिक ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का उपयोग ये लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, उसे अपघटन या डीकंपोजर्स के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैप्रोट्रॉप्स और एक होता है ऑस्मोट्रॉप्स। तो ये डीकंपोजर्स कहलाते हैं। इसके उदाहरण बेटा आप बैक्टीरिया, जीवाणुओं को लिख सकते हैं इसका उदाहरण आप फंगस यानी कवक को लिख सकते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, इसके उदाहरण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, वायरस ये डीकंपोजर्स के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने क्या बताया? हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पे चर्चा की और बताया कि जो ओडम थे, ओडम ने परितंत्र के घटकों को निम्न भागों में विभाजित किया है, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक के रूप में। अजैविक घटक के रूप में जलवायु, ऊर्जा, खनिज, रसायन, ऊंचाई, मृदा, वायु, जल इत्यादि का निर्माण किया है, और जैविक घटक के रूप में स्वपोषी और परपोषी के रूप में दो भागों में बांटा है। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीव आते हैं और परपोषी में मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर्स आते हैं। जो मैक्रो कंज्यूमर्स थे, हर्बीवोर्स देखिए शाकाहारी होते हैं, भोजन वनस्पति उत्पाद से प्राप्त करते हैं। उदाहरण हिरण, गाय, खरगोश, बकरी इत्यादि, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कार्निवोर्स को मांसाहारी कहते हैं, भोजन मांसाहारी उत्पादों से प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें उच्च उपभोक्ता कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में भेड़िया, लकड़बग्गा और सियार इत्यादि आता है। टर्शियरी कंज्यूमर में बाघ, शेर, चीता, बाज, मोर ये सब आते हैं। इसके बाद बेटा ऑमनिवोर्स सर्वाहारी होता है, मानव, कुत्ता इत्यादि इसके उदाहरण हैं। स्कैवेंजर्स मृतोपजीवी होता है, मृत जैविक अवशेषों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उदाहरण के रूप में गिद्ध होता है। डेट्रीवोर्स को अपमार्जक कहते हैं, जो कूड़ा करकट को खाकर छोटे छोटे जैविक खंडों में बांट देते हैं, उदाहरण के रूप में
काकरोच, केचुआ इत्यादि, ये सब डेट्रीवोर्स होते हैं। सैंग्विनीवोर्स होते हैं, ये जीव किसी होस्ट में रहते हैं और उन्हीं के भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हीं के शरीर में जो भोजन होता है या रक्त को चूसते हैं, उन्हें हम लोग सैंग्विनीवोर्स कहते हैं। उदाहरण है जू। जू एक प्रकार का सैंग्विनीवोर्स होता है बेटा। माइक्रो कंज्यूमर्स देख लीजिए, डीकम्पोजर्स कहे जाते हैं। इसका उदाहरण है सेप्रोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स करते क्या हैं? यह विभिन्न मृत पदार्थों को विघटित करते हैं और उन्हें मूल रसायनों में परिवर्तित करते हैं और उस विघटन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, तो इसे डीकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, फंगस और कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटोजोआ डीकम्पोजर्स के उदाहरण होते हैं, जो मृत पदार्थों को छोटे छोटे मूल रसायनों में परिवर्तित कर देते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए, यदि इकोसिस्टम को तंत्र कहना है तो तंत्र का आशय होता है क्रमिक व्यवस्था। तो व्यवस्था को कायम करने में कुछ ना कुछ घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहां पर व्यवस्था किस बात की थी? पृथक प्रकार के मध्य घटकों के मध्य के अंतर संबंध को हम लोग समझेंगे। यहां पर व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में पढ़ना है। अब जो है कि अलग अलग प्रकार के घटक हैं, उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन हम करेंगे। पहला घटक होता है बायोटिक और दूसरा घटक होता है अबायोटिक। अब इनके अंतर संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। और आप सबको पता है कि विभिन्न घटक जो होते हैं, चाहे उत्पादक हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, उच्च मांसाहारी बोला जाता है जिसे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको ये पता है ना? तो सब जुड़े हैं, तो किस उद्देश्य से जुड़े हैं? सब ऊर्जा प्रवाह को लेकर जुड़े हुए हैं। अब ये ऊर्जा प्रवाह को क्यों लेकर जुड़े हैं? क्योंकि खाद्य जो होता है ऊर्जा के रूप में विभिन्न पोषक स्तरों में प्रवाहित होता है। जो खाद्य ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रवाह के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर से तीसरे पोषक स्तर, तीसरे से चौथे पोषक स्तर में प्रवेश करता है। तो इसी को बोला जाता है एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो बेटा, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके पादप जो है ये अपना भोजन निर्मित करते हैं। तो जो पादप अपना भोजन जो निर्मित करता है इस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, तो उस दौरान ये ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी पादप में ऊर्जा के रूप में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। तो चूंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। अब उसी ग्लूकोज का जो पादप अपने अंदर जो निर्मित करता है उस ग्लूकोज को, उसका उपयोग कौन करता है? उसका उपयोग उपभोक्ता करते हैं। प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता, द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता उसका उपयोग करते हैं। तो वो जो उपयोग करेंगे वही तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस आधार पर परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्याताप है। सूर्याताप जो है ये इस पृथ्वी पर 99.9% ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी से 99.9% ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा जैव रासायनिक ऊर्जा है। ये जैव रासायनिक ऊर्जा जो है ये भी आपको ऊर्जा का एक स्वरूप है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा जैसे मान लीजिए हॉट स्प्रिंग्स हो गया, गीजर हो गया, वोल्केन्स हो गया, जो ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट होता है वहां से जो ऊर्जा प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। एक होता है अंतर आणविक ऊर्जा, जो दो अणुओं के बीच में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे अंतर आणविक ऊर्जा बोला जाता है। लेकिन परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो सूर्यताप है। सूर्यताप से 99.9% ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बेटा परितंत्र क्या है? परितंत्र एक ओपन सिस्टम है
जहां ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा आता है और ऊर्जा जाता है। आप कह सकते हैं कि ऊर्जा इनफ्लो होता है, ऊर्जा आउटफ्लो होता है। तो परितंत्र एक ओपन सिस्टम है जहां ऊर्जा का इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा बना रहता है बेटा। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में, ये जो परितंत्र आपको दिख रहा है, इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है, या ऊर्जा का प्रवाह कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। अब ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि जब ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में अगर होता है तो ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है, जब ऊर्जा का स्थानांतरण जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होगा तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए द्वितीय स्तर में समान ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि द्वितीय स्तर में जो प्राथमिक उपभोक्ता का स्तर है, द्वितीयक उपभोक्ता में समान ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। चलिए एक उदाहरण के रूप में अभी बताते हैं आपको। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। एनर्जी या इन इकोसिस्टम मैं बता रहा था। इकोसिस्टम में, ये जो इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट में आपके लाइट, वाटर, सॉयल, एयर, ये सब पाए जाते हैं। इनके बीच में अंतर संबंध होता है और अंतर संबंध के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह का संबंध होता है। तो विभिन्न घटक आपस में जुड़े होते हैं, किसकी वजह से? ऊर्जा को लेकर, आपस में ऊर्जा प्रवाह को लेकर जुड़े रहते हैं। तो खाद्य ऊर्जा के रूप में विभिन्न पोषक स्तरों में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि जो पादप है, प्लांट है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और भोजन के रूप में किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्लांट्स में ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज पाया जाता है और यही ग्लूकोज उपभोक्ताओं में निरंतर आता रहता है, उपभोक्ताओं में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्याताप है, जैव रासायनिक ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और अंतराणविक ऊर्जा है। जो सूर्याताप की अगर बात किया जाए परितंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में, तो 99.9% ऊर्जा यहां से प्राप्त होता है सूर्याताप से। तो 99.9% ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्याताप से। बाकी जो है वो 1% से भी, 0.1% से भी कम ऊर्जा देते हैं। परितंत्र जो है यह एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा का इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा बना रहता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के दो नियम का पालन करता है। जैसा कि मैंने बताया है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा इसका नियम है कि ऊष्मा स्थानांतरण के क्रम में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, इसलिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में समान ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो वो ऊर्जा का क्षय कैसे होता है? तो वह ऊर्जा का क्षय होता है उस जीवधारी में श्वसन की क्रिया होती है और जैव अपघटन की क्रिया होती है। तो श्वसन और जैव अपघटन के कारण ऊर्जा का क्षय होता है।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पादप है, उत्पादक है, ये पादप क्या है? उत्पादक है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे करता है? सूर्य की रोशनी, सोलर रेडिएशन ग्रहण करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से, मृदा से जल और खनिज पदार्थ लेता है। तो ये उत्पादक जो होता है, इस उत्पादक के द्वारा बनाए गए ग्लूकोज को, ये उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है कौन? शाकाहारी। तो शाकाहारी जो होता है ये उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है। शाकाहारी के ऊपर कौन निर्भर रहता है? मांसाहारी निर्भर रहता है। मांसाहारी के ऊपर कौन? उच्च मांसाहारी निर्भर रहता है। तीसरा श्रेणी है सर्वाहारी, ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इस तरीके से होता है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए। अब देखिए, अब प्लांट्स है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट में अब मान लीजिए प्लांट से ये प्राथमिक उपभोक्ता मान लीजिए, इसको मान लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसको मान लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और इसको मान लेते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लांट्स है, प्लांट्स यानी उत्पादक है। उत्पादक में 1000 कैलोरी ऊर्जा स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसके पास 1000 कैलोरी ऊर्जा मौजूद है। तो ये इसमें क्या होता है कि जैव अपघटनी क्रियाएं होती हैं, जैव अपघटनी क्रियाएं होती हैं, श्वसन या उपापचय की क्रिया होती है। तो इस दौरान क्या होता है, 90% एनर्जी जो है, 90% एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाता है। प्लांट्स के द्वारा 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता जब इस भोजन को ग्रहण करता है, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन को, तो 90% तो ये कंज्यूम कर लिया, बचा 10% एनर्जी। तो ये 10% एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट लेवल में, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में, तो इसके पास 1000 कैलोरी एनर्जी है, 90% कंज्यूम हो जा रहा है, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास 100 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी। फिर क्या होता है, इस 100% कैलोरी में से 10% ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी 90% कंज्यूम हो जाएगा, 10% ट्रांसफ़र होगा, तो 10 कैलोरी एनर्जी नेक्स्ट लेवल में पहुंचेगा। अब इसमें जो बन रहा है उसमें 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता के पास 1 कैलोरी एनर्जी बनेगा। तो बेटा जो ये 10% लॉ है, यानी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता यानी उच्च मांसाहारी में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% होता है। तो इसी नियम को बेटा बोला जाता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। लिंडमैन का 10% लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। लिंडमैन के 10% लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। 10% लॉ ऑफ लिंडमैन इसे बोला जाता है। तो प्रत्येक पोषण स्तर, ध्यान दीजिए, प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल कितने परसेंट होता है? 10% होता है। तो प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण अगर केवल 10% होता है तो अंतिम में तृतीयक उपभोक्ता के पास 1 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी, यदि प्लांट के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा अगर मौजूद है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पारितंत्र है, पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखने की सबसे बड़ी भूमिका ऊर्जा स्रोत की है। पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखने की सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? ऊर्जा स्रोत, भूमिका ऊर्जा स्रोत की है। अगर आप पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है ऊर्जा स्रोत की है। दूसरा, पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन है?
तो पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य जो है ये पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। और ऊर्जा का मापन कैसे कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं आप, कैलोरी में लिखा हुआ है, तो ऊर्जा का मापन कैलोरी में किया जाता है। ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में ऊष्मागतिकी के नियम का पालन किया जा रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में हो रहा है उसमें ऊष्मागतिकी के नियम का पालन किया जा रहा है। और मैंने ये भी बताया है कि जो परितंत्र होता है, खुला तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह निरंतर बना रहता है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा बना रहता है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी कि किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो बना रहता है। 10% ऑफ लिंडमैन एनर्जी का जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है, ये कैसे होता है। आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो हमारा जो परितंत्र होता है बेटा, जो परितंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इकोसिस्टम एक होता है जिसे कहा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, तो नेचुरल इकोसिस्टम में समझ लीजिए कि इसमें ऊर्जा नियंत्रक के रूप में प्रकृति होती है, नेचर होता है। ऊर्जा नियंत्रक के रूप में प्रकृति को जाना जाता है, यानी नेचर को जाना जाता है। जैसे फॉरेस्ट होता है, ये अपने आप एक नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है, इसमें ऊर्जा नियंत्रक के रूप में मानव को जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में तापमान को ऊपर नीचे करने के लिए लगाया गया है एसी। तो मानव ने इस कमरे को अपने अनुसार निर्मित किया है। एसी में अगर एसी की वजह से कमरा ठंडा हो जाएगा, एसी को बंद कर दे तो कमरा गर्म हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो मानव ने खुद निर्मित किया है, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो मानव अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए जिस इकोसिस्टम का निर्माण किया है उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम परितंत्र के रूप में जाना जाता है। तो मानव ने क्या किया कि अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण किया। जैसे मैंने बताया कि एसी रूम, तो एसी आखिर किसने बनाया? मानव ने। मानव चाहता है तो इस कमरे का तापमान बढ़ा सकता है, मानव चाहे तो इस कमरे का तापमान घटा सकता है। तो जब ऐसा कोई परितंत्र जब तैयार होता है तो उसे कृत्रिम परितंत्र के रूप में जाना जाता है। अब जैसे देख लीजिए, कृषि भूमि का परितंत्र होता है, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम जो होता है। ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या है? एक भाई मृदा थी, जमीन था, उसको हम लोगों ने ट्रैक्टर से जोता, जुताई करने के बाद हमने उसके चारों तरफ मेड़ लगाया, उसमें बीज बोया, बीज बोने के बाद उसमें फसल उगाई। तो ये मानव न कर रहा है। तो जो कृषि का जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो गया, जो कृषि भूमि का जो परितंत्र हुआ, ये कैसा परितंत्र हुआ? यह एक प्रकार का आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जैसे सेटलमेंट, घर मानव बनाता है। घर कौन बनाता है? मानव बनाता है। अब आप देखिए, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का घर देख लीजिए और शहरी क्षेत्र का घर देख लीजिए। तो मानव एक घर का निर्माण करता है, उस घर में उस तरह का वातावरण निर्मित करता है, तो उसे कहा जाता है बेटा सेटलमेंट, या रूरल सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट। ये भी जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम परितंत्र बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अंतरिक्ष में भी अनुकूल परितंत्र निर्मित करता है मानव। अंतरिक्ष में चले जाइए, स्पेस इकोसिस्टम में, तो स्पेस में भी एक अपने अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर लेता है मानव। तो मानव द्वारा निर्मित जो परितंत्र होता है वो कृत्रिम परितंत्र के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे इसके मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए। अब देखिए बेटा, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम मुख्य रूप से ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, या आप कह सकते हैं कि सभी कार्य जो हैं प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है ये प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। दो प्रकार का है,
जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ये पृथ्वी पर दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय परितंत्र, और एक होता है जिसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसे स्थलीय परितंत्र कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो जलीय परितंत्र है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वच्छ जल का परितंत्र, और एक होता है मरीन वाटर इकोसिस्टम, लवणता वाला परितंत्र, लवणता रखे हुए जो है सागरीय परितंत्र आप उसको कह सकते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल परितंत्र होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय परितंत्र, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक होता है डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब देखो बेटा, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है यह कई प्रकार के होते हैं। इसको जानने से पहले इसको समझ लें। तो इकोसिस्टम जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम प्रकृति मुख्य है, इसमें प्रकृति मुख्य रूप से अपना रोल अदा करता है और सभी कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और एक मरीन वाटर इकोसिस्टम। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है यह तीन प्रकार का होता है। देखो ये जल के बहाव के ऊपर निर्भर करता है। जल स्थिर है तो वो अलग प्रकार का इकोसिस्टम बनाएगा, जल प्रवाहित है तो वह अलग प्रकार का इकोसिस्टम बनाएगा, और एक दलदल होता है तो वो अलग प्रकार का इकोसिस्टम बनाएगा। तो जो लेंटिक इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, एक होता है बेटा लेंटिक इकोसिस्टम, इसमें पॉन्ड्स आते हैं और लेक्स आता है, ये उदाहरण याद रखिएगा। और एक होता है लोटिक इकोसिस्टम जिसमें रिवर्स आते हैं और स्ट्रीम आता है, ये बहते हुए जल की बात हो रही है। और एक होता है वेटलैंड इकोसिस्टम जिसमें दलदलीय भूमि की बात होती है, मार्शी सॉइल या स्वैम्प सॉइल की बात होती है। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के प्रकार हैं बेटा। मरीन वाटर इकोसिस्टम जो होता है, मरीन वाटर इकोसिस्टम में कोस्टल एरियाज आते हैं, कोस्टल एरियाज के अंतर्गत एस्चुरीज, कोरल रीफ और मैंग्रोव्स आते हैं। एस्चुरीज, कोरल रीफ और मैंग्रोव्स जो हैं ये सब मरीन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अपवेलिंग रीजन होता है और ओपन ओशन होता है। तो ये मरीन वाटर इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है ये इकोसिस्टम के एक प्रकार हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम बोले जाते हैं। इसके बाद बेटा जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसमें ऊर्जा नियंत्रक मानव है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ऊर्जा नियंत्रक के रूप में मानव कार्य करता है। इसमें ऊर्जा नियंत्रक के रूप में मानव कार्य करता है, यानी इस सिस्टम को मानव तैयार करता है। तो ऐसे सिस्टम को जिसको मानव तैयार करता है उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। यानी मानव अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए इस सिस्टम का निर्माण करता है। मानव अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण करता है। तो मानव अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण करता है। जैसे बेटा कृषि परितंत्र हो गया, अंतरिक्ष परितंत्र हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल है कृषि परितंत्र, अंतरिक्ष परितंत्र हो गया, मत्स्य पालन होता है, इत्यादि। ये सब जो हैं ये सब आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एक प्रकार हैं। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रॉपलैंड इकोसिस्टम आता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम आता है। तो जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है इस पर कृषि भूमि का परितंत्र कहते हैं बेटा इसे। कृषि भूमि का कृषि भूमि का परितंत्र इसे कहते हैं। ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, इसे कृषि भूमि का परितंत्र कहा जाता है। सेटलमेंट की बात करें तो घर मानव बनाता है, तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट हो गया, ये भी आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो जो सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट, जो घर बनाता है मानव, ये भी बेटा आपका एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही एक रूप है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी अनुकूल जो परितंत्र निर्मित करता है मानव, ये स्पेस इकोसिस्टम कहलाता है। एक होता है स्पेस इकोसिस्टम, अंतरिक्ष में अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। तो ये मानव द्वारा ये सब निर्मित होते हैं बेटा, इसलिए इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम जो है पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है ये मानव के ऊपर निर्भर करता है। मानव उसको किस प्रकार से निर्मित कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है बेटा। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एसी रूम का, तो मानो एसी खुद बनाया है, एसी रूम तैयार करता है, उसमें उसके अपने अनुसार जो वह तापमान है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये सारा जो सिस्टम बताया जा रहा है, ये जो मानव द्वारा निर्मित है, उसे आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और जो अपने आप नेचर निर्मित करता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ये सब अपने वेटलैंड हो गए, अपने आप जो नेचर ने निर्मित किया है और जिसकी देख रेख खुद नेचर करता है, तो उसे नेचुरल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब देखो बेटा, जो पृथ्वी में विषुवत रेखा जो होता है, ये विषुवत रेखा जो है संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ठीक है,
अब देखो इस पेटी पर जो सालों भर सूर्य की किरणें जो होती हैं लगभग लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए बेटा उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चला जाता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य आता है तो उसको दक्षिणायण बोलते हैं। तो इन सब आधार पर जब देखा जाता है तो अगर हम वनों को अगर बांटें तो वनों को हम कई भागों में बांटते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे विषुवतीय वर्षा वन होता है, जैसे मानसून वन होता है, मानसून वन के बाद आपका सवाना घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलते हैं बेटा इसे। डेजर्ट लैंड है जिसे मरुभूमि कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि या ट्रेड विंड डेजर्ट भी इसे कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध होता है, भूमध्य सागरीय वन होते हैं जहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड और चाइना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट वाले वन होते हैं, इसे मिश्रित वन कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के आपके वन पाए जाते हैं और उन वनों की अलग अलग विशेषता होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। अब ये जो इक्वेटोरियल रेनफास्ट या मानसून रेनफास्ट क्या होता है, टेम्परेट रेनफास्ट क्या होता है, बोरियल फॉरेस्ट क्या होता है, घास के मैदान का परितंत्र, ये जब जितने भी परितंत्र हैं एक एक करके हम लोग सारे परितंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जो क्लास आप लोगों की मैंने ली है वो आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे फिर हम लोग परितंत्र के ये जो प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा, जो ऊर्जा का पिरामिड वगैरह ये सब होता है, या जो आपको घास मैदान का परितंत्र कैसा होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड कैसे होते हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो डेजर्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है, टेम्परेट डेजर्ट होता है, पोलर डेजर्ट यानी टुंड्रा डेजर्ट जिसको बोलते हैं, ये कैसा होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोग और आगे जो पॉइंट्स होंगे उनको पढ़ा जाएगा। सागरीय परितंत्र कैसे होते हैं, सागरीय परितंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा कि सी लेवल किसे कहते हैं, सागरीय परितंत्र की क्या विशेषता होती है, जिसमें सागर में 3 मंडल होते हैं, फोटिक जोन होता है, डायस्फोटिक जोन होता है और एफोटिक जोन। प्रकाशित मंडल और विशरण मंडल और अप्रकाशित मंडल क्या होते हैं इनके बारे में जाना जाएगा। फोटिक जोन, डायस्फोटिक जोन और तीसरा जो है अफोटिक जोन, इनकी क्या खासियत होती है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर मैंग्रोव वनस्पतियां क्या होती हैं, मैंग्रोव क्या कहे जाते हैं, मैंग्रोव वन कैसे होते हैं, मैंग्रोव वन के लिए अनुकूल विशेषताएं क्या कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। हम लोग चैप्टर एकदम सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं जो आज आप लोगों को पढ़ाया गया वो बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।